पिछले वीडियो लेक्चर्स में अभी तक हम लोगों ने एंडोजेनेटिक फोर्सेज या आंतरिक बल, आंतरिक प्रक्रियाओं, आंतरिक शक्तियों के विषय में विस्तृत रूप से पढ़ा। अब इसके विस्तार का अंदाज़ा आपको इस बात से हो जाएगा कि केवल अंतर्जात बलों से संबंधित 6 वीडियो लेक्चर हम लोगों ने रिकॉर्ड किए और आपके तक पहुंचाए। आज हम लोग एक्सोजेनेटिक फोर्सेज, बाह्य बल के विषय में पढ़ना प्रारंभ करेंगे। जब मैं अर्थ मोमेंट, भू संचलन पढ़ा रहा था उस समय आपको बताया था कि जो आंतरिक बल होते हैं वो धरातल पर विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य करते हैं। हालांकि उनकी क्रियाशीलता धरातल के अंदर होती है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है, उसका जो प्रतिफल है वो धरातल के ऊपर दिखाई देता है। यही कारण है कि आंतरिक बलों को, एंडोजेनेटिक फोर्सेज को हम लोग निर्माणकारी बल, क्रिएटिव फोर्सेज भी कहते हैं। लेकिन इसके विपरीत तमाम ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनकी क्रियाशीलता इस धरातल के ऊपर होती है और उन आंतरिक बलों द्वारा निर्मित विभिन्न स्थल रूपों का विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा दिनों पर दिन उसमें तोड़ने फोड़ने से लेकर कटाव की क्रियाएं संपादित होती रहती हैं। तो इस तरह से बाह्य बलों को, एक्सोजेनेटिक फोर्सेज को हम लोग विनाशकारी बल के रूप में चिन्हित करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि मुख्य रूप से 5 प्रक्रियाएं ऐसी हैं जिसको हम लोग बाह्य प्रक्रियाओं के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दें, जितनी भी बाह्य प्रक्रियाएं हैं उनको सम्मिलित रूप से डिग्रेडेशन, उन्हें सम्मिलित रूप से डिग्रेडेशन या डेन्यूडेशन, डिग्रेडेशन या डेन्यूडेशन, अनाच्छादन या श्रेणीकरण कहते हैं। अब इस श्रेणीकरण या अनाच्छादन में मुख्यतः 5 प्रक्रियाओं को हम लोग सम्मिलित करते हैं। पहली प्रक्रिया वेदरिंग, जिसे हिंदी में अपक्षय कहा जाता है। दूसरी प्रक्रिया मास वेस्टिंग, बृहक्षरण। तीसरी प्रक्रिया है अपर्दन, इरोजन। उसके बाद परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन एंड लास्ट निक्षेपण, डिपोजिशन की प्रक्रिया। अब इन 5 प्रक्रियाओं में कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिससे ऊंचाई में नित्य प्रति कमी होती जाती है। ऐसी प्रक्रियाओं को ही डिग्रेडेशन कहा जाता है। जबकि कुछ प्रक्रियाओं द्वारा ऊंचाई में वृद्धि होती है, उन प्रक्रियाओं को एग्रेडेशन कहा जाता है। डिग्रेडेशन ऊंचाई में कमी, एग्रेडेशन ऊंचाई में वृद्धि। अब इनको सम्मिलित रूप, दोनों को, डिग्रेडेशन और एग्रेडेशन को सम्मिलित रूप से ग्रेडेशन कहा जाता है।
हिंदी में श्रेणीकरण ही कहा जाएगा। तो ग्रेडेशन में 5 प्रक्रियाएं। अब उन 5 में से कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिससे ऊंचाई में कमी आती है? तो उसमें आपका अपक्षय, वेदरिंग, दूसरी प्रक्रिया मास वेस्टिंग, बृहक्षरण, अपर्दन, परिवहन, इन सभी प्रक्रियाओं को डिग्रेडेशन के अंतर्गत रखते हैं। जबकि निक्षेपण जो जमाव की प्रक्रिया है उससे ऊंचाई में वृद्धि होती है, तो उसको हम लोग ए ग्रेडेशन कहते हैं। तो इन 5 प्रक्रियाओं में से आज हम लोग वेदरिंग के विषय में, अपक्षय के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। वेदरिंग, अपक्षय, यह चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया है। इसमें जब चट्टानें भौतिक रूप से या रासायनिक रूप से अपने स्थान पर ही टूट जाती हैं, तो इस चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया को अपक्षय कहा जाता है, वेदरिंग कहा जाता है। द डिसइंटीग्रेशन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड वेदरिंग। डिकम्पोजिशन अर्थात भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा चट्टान का टूटना, डीकम्पोजिशन अर्थात रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा चट्टान का टूटना। अपक्षय अनाच्छादन या ग्रेडेशन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, लेकिन पूरे धरातल पर ये चट्टानों की टूटने की प्रक्रिया एक समान घटित नहीं होती है। जहां पर अपक्षय के फेवरेबल कंडीशंस, फेवरेबल फैक्टर्स अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, वहां पर तो अपक्षय तेजी से घटित होगा, जबकि विपरीत परिस्थितियों में इसकी तीव्रता और इसका दर दोनों प्रभावित होता है। एक और अंतर आपको बता दे, तब आते हैं इस पर। अपक्षय और अपर्दन दोनों में मूलभूत अंतर पहले के वीडियो लेक्चर में भी मैंने बताया था। अपक्षय स्टैटिक प्रोसेस है, जबकि अपर्दन डायनामिक प्रोसेस है, गतिशील प्रक्रिया है। ये हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन आता भी रहता है। तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे अपक्षय की तीव्रता, अपक्षय का स्वरूप और अपक्षय की दर, ये सभी बातें प्रभावित होती हैं। तो उन फैक्टर्स को हम लोग इस रूप में रख सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं, पहला जो फैक्टर है जियोलॉजिकल फैक्टर्स, भू आकृतिक कारक। इस जियोलॉजिकल फैक्टर्स में पहला है रॉक टाइप्स एंड मिनरलॉजिकल कंपोजिशन, चट्टानों के प्रकार एवं उनका खनिजिक संघटन। एक एक करके हम लोग समझते चलें। जियोलॉजिकल फैक्टर्स में पहला चट्टानों के प्रकार एवं उनका खनिजिक संघटन, मिनरलॉजिकल कंपोजिशन। आपको मालूम ही है कि चट्टानों का निर्माण विभिन्न खनिजों के मिलने से होता है। अब उस पर्टिकुलर चट्टान में खनिजों की स्थिति क्या है? क्या उसका निर्माण भारी तत्वों से हुआ है या हल्के तत्वों से हुआ है? अगर कोई चट्टान भारी तत्वों से निर्मित है तो उस पर अपेक्षाकृत अपक्षय का प्रभाव कम होगा, जबकि अगर कोई चट्टान
एल्युमिनियम जैसे हल्के तत्वों से निर्मित है तो उस पर अपक्षय का प्रभाव तुलनात्मक रूप से अधिक होगा। रॉक टाइप्स, चट्टानों के प्रकार कौन से हैं, उसके प्रकार पर भी अपक्षय की तीव्रता निर्भर करती है। आपको मालूम है कि चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं: आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक, परतदार या अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स, एंड थर्ड रूपांतरित या मेटामॉर्फिक रॉक्स, रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। अब अगर परतदार चट्टान है तो उस पर अपक्षय का प्रभाव ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका जो संगठन है, उसका जो कंपोजिशन है, उसका जो टेक्सचर है परतदार चट्टानों का आग्नेय या रूपांतरित चट्टानों के तुलना में कमजोर होता है, जिससे अपक्षय जैसी प्रक्रियाएं उस पर त्वरित गति से कार्य करती हैं। तो कहने का तात्पर्य कि आग्नेय चट्टानों पर अपेक्षाकृत अपक्षय का प्रभाव कम होगा, जबकि परतदार चट्टानों पर अधिक होगा। वहीं दूसरी ओर अपक्षय का प्रकार भी इसमें प्रभावित हो जाता है। आग्नेय चट्टानें रासायनिक रूप से ज़्यादा वियोजित होती हैं, जबकि परतदार चट्टानें भौतिक अपक्षय से, फिजिकल वेदरिंग से ज़्यादा प्रभावित होती हैं। दूसरा फैक्टर है स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स, चट्टानों की संरचना। स्ट्रक्चर शब्द बहुत बड़ा शब्द है। चट्टानों की संरचना में हम लोग चट्टानों का प्रवेश होना या अप्रवेश होना, चट्टानों में गैप्स, चाहे भ्रंश के रूप में हो, होल के रूप में हो या दरार के रूप में हो, साथ ही साथ चट्टानों में ढाल की क्या स्थिति है, इसके बाद चट्टानें किस अवस्था में हैं, क्या हॉरिजेंटल रूप से व्यवस्थित हैं या वर्टिकल रूप में हैं, इन सभी बातों को हम लोग संरचना में सम्मिलित करते हैं और ये सभी बातें संरचना के माध्यम से अपक्षय की तीव्रता को निर्धारित करती हैं। अब जैसे कोई चट्टान प्रवेश है और कोई अप्रवेश। प्रवेश मतलब जिसमें जल आसानी से इंटर कर सकता है, उसे प्रवेश चट्टानें प्रिसिव रॉक्स कहा जाता है। जिसमें जल आसानी से इंटर न करे उसे अप्रवेश इम्प्रेसिव रॉक्स कहा जाता है। तो अगर चट्टानें प्रवेश से हैं तो अपक्षय तेजी से होगा, उसके विपरीत अप्रवेश से चट्टानों में अपक्षय की तीव्रता कम हो जाती है, अपक्षय का दर कम हो जाता है। उसके बाद अगर किसी चट्टानी भाग में गैप्स ज़्यादा हो, दरार हो, फॉल्ट हो, अगर इनकी मौजूदगी है चट्टानों में तो ये अपक्षय के सहयोगी कारक के रूप में कार्य करते हैं और अपक्षय की दर बढ़ जाती है। लेकिन इसके विपरीत अगर चट्टानों में गैप्स की कमी है, होल्स नहीं है, एकदम कॉम्पैक्ट रूप से व्यवस्थित है, तब वैसी चट्टानों पर अपेक्षाकृत अपक्षय का प्रभाव कम होगा। इसी तरह अगर कोई चट्टान क्षैतिज रूप से व्यवस्थित है तो उस पर लंबवत रूप से, वर्टिकल रूप से व्यवस्थित चट्टानों की तुलना में अपक्षय का प्रभाव कम होगा। वहीं लंबवत रूप से व्यवस्थित चट्टानों पर अपक्षय का प्रभाव अधिक होता है। इसके बाद सेकेंड है आपका टोपोग्राफिक फैक्टर्स, स्थलाकृतिक कारक। स्थलाकृतिक कारक भी महत्वपूर्ण रूप से अपक्षय की दर, अपक्षय की तीव्रता एवं अपक्षय के स्वरूप को निर्धारित करते हैं। अब इसमें पहला है एलिवेशन अर्थात ऊंचाई। अपक्षय ऊंचाई वाले भागों पर स्थित
चट्टानों पर अधिक क्रियाशील होता है, जबकि निम्न भागों में तुलनात्मक रूप से अपक्षय का प्रभाव कम होता है। इसको इस रूप में भी कहा जा सकता है कि ऊंचाई पर स्थित चट्टानों में अपक्षय के साथ ही साथ और जो बाह्य प्रक्रियाएं हैं, जैसे अपरदन, मास वेस्टिंग यानी बृहद क्षरण, इन प्रक्रियाओं की भी तीव्रता बढ़ जाती है, जो कि अपक्षय की तीव्रता को बढ़ाने में सहयोग करता है। आप कल्पना कीजिए कि कोई चट्टान यहाँ स्थित है, अब एक अपक्षयित हुई, अपक्षयित होना मतलब टूटना फूटना, और तब तक इस पर दूसरी प्रक्रिया अपरदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, काट कर इसको निचले भाग में लेके चली गई। अब यहाँ का स्थान खाली हो गया। अब खाली स्थान होने से जो ये चट्टान शेष रह गई थी, जो एक सहारा मिल रहा था, वहां तो रिक्त हो गया। तो इस तरह से जो उसके साथ चट्टान थी वो भी धीरे धीरे अपक्षयित होकर निचले भागों में चली जाएगी। तो अपरदन, बृहद क्षरण जैसी प्रक्रियाएं ऊंचाई वाले भागों में अपक्षय की तीव्रता को और बढ़ा देती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद दूसरा है स्लोप, ढाल। चट्टानों की जो व्यवस्था है उसमें ढाल किस तरह का है। अगर ढाल तीव्र है, अगर स्टीप स्लोप है, तो अपक्षय तेजी से होगा, क्योंकि अपक्षयित पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन भी होता रहता है, और जितना तेजी से ट्रांसपोर्टेशन होगा अपक्षय भी उतना ही तेजी से घटित होगा। लेकिन वैसी चट्टानें जहां ढाल की कमी है, ये सभी बाह्य प्रक्रियाएं कम गति से घटित होंगी, जिसमें अपक्षय भी है। तो इस तरह से स्लोप, ढाल अपक्षय की तीव्रता और उसके स्वरूप को निर्धारित करता है। तीसरा टोपोग्राफिक फैक्टर है एस्पेक्ट, पक्ष। पक्ष कहने का मतलब चट्टानों का झुकाव। चट्टानें अगर ज्यादा झुकी हो, नेचुरल है, उसका अपक्षय ज्यादा होगा, ये आप सामान्य रूप से समझ सकते हैं। थर्ड बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है क्लाइमेटिक फैक्टर्स, जलवायु कारक। क्लाइमेटिक फैक्टर्स में आप जान ही रहे हैं कि मुख्य रूप से दो तत्वों को सम्मिलित किया जाता है, एक टेम्परेचर और दूसरा रेनफॉल। टेम्परेचर, तापमान, अपक्षय के दर, तीव्रता एवं स्वरूप को निर्धारित करने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। अब आप को लेके चलते हैं हम उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलों में। आपको मालूम है कि उन उष्ण मरुस्थलों में दैनिक तापांतर बहुत अधिक होता है। ड्यूनल रेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत अधिक होता है। तापांतर का मतलब मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर में अधिक अंतर, इसी को तापांतर कहा जाता है। तो उष्ण मरुस्थलों में दैनिक तापांतर बहुत अधिक होता है। थोड़ा सा आप कल्पना कीजिए कि दिन में अधिक तापमान और रात में कम तापमान। दिन में अधिक तापमान से चट्टानों में फैलाव होता है, जबकि रात में कम तापमान से चट्टानों में संकुचन होता है। इस क्रिया की पुनरावृत्ति से चट्टानें टूटती रहती हैं। तो इस तरह से टेम्परेचर भी अपक्षय की दर को निर्धारित करता है। दूसरा है रेनफॉल। आर्द्र प्रदेशों में जहां वर्षा की अधिकता है, वहां पर रासायनिक अपक्षय, केमिकल वेदरिंग का प्रभाव अधिक देखा जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग देखें विषुवतरेखीय क्षेत्र, जिसे आप उष्णकटिबंधीय आर्द्र क्षेत्र भी कहते हैं। विषुवतरेखीय क्षेत्र में क्या होता है, टेम्परेचर भी अधिक मिलता है और
वर्षा भी अधिक होती है। आपको पता ही है कि दोपहर बाद रोज संवहनीय वर्षा, कन्वेंशनल रेनफॉल प्रतिदिन होती है। अब यहाँ वर्षा की मात्रा अधिक होने के कारण कई रूपों में अपक्षय होता रहता है। हालांकि सम्मिलित रूप से उसको रासायनिक अपक्षय ही कहा जाएगा। रासायनिक अपक्षय आगे हम लोग को पढ़ना है। तो विषुवत रेखीय क्षेत्र में वर्षा ज़्यादा हुई, जल के संपर्क में चट्टानें आई, तो कई तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं होने लगती हैं, जिसकी चर्चा अभी हम लोग करेंगे, और जिससे चट्टानें जो है टूटने लगती हैं। दूसरी ओर वहाँ की चट्टान हो या मिट्टी हो, जो खनिज पदार्थ हैं, अनवरत वर्षा होने के कारण ऊपरी स्तर से निचले स्तर में वो खनिज पदार्थ वर्षा जल के साथ घुलकर नीचे जाने लगते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आए दिन क्वेश्चन आता रहता है, खनिज पदार्थों के वर्षा जल के साथ ऊपरी स्तर से निचले स्तरों में स्थानांतरण की प्रक्रिया को लीचिंग कहते हैं। कई बार एक क्वेश्चन पूछा है, लीचिंग हिंदी में अपक्षालन या निक्षालन भी कहा जाता है। एक बार और आपको बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्षा जल के साथ खनिज पदार्थों के ऊपरी स्तरों से निचले स्तरों में स्थानांतरण की प्रक्रिया को लीचिंग कहा जाता है, अपक्षालन कहा जाता है, निक्षालन कहा जाता है। और यह प्रक्रिया अधिकांशतः विषुवत रेखीय क्षेत्रों में घटित होती है, क्योंकि विषुवत रेखीय क्षेत्रों में वर्षा की अधिकता मिलती है। तो इस तरह से आपने देखा कि जहां वर्षा की अधिकता हो, वाटर अवेलेबिलिटी अधिक हो, वहां रासायनिक अपक्षय प्रभावी होता है। इसके बाद चौथा जो फैक्टर है, बायोटिक फैक्टर्स, जैविक कारक। जैविक कारक में वेजिटेशन, एनिमल्स, वनस्पतियां दो रूपों में अपक्षय को प्रभावित करती है। एक, जब वनस्पतियों की जड़ें चट्टानों में इंटर करती हैं, चट्टानों में प्रवेश करती हैं, तो जहां तक जड़ें प्रवेश करती हैं उन चट्टानों को ढीली करती हुई चली जाती हैं और धीरे धीरे करके चट्टानों का अपक्षय स्टार्ट हो जाता है, चट्टानें टूटने लगती हैं। साथ ही साथ उन जड़ों में रहने वाले तमाम जीव जंतु भी अपक्षय की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वनस्पतियों की जड़ें बहुत सी चट्टानों को अपक्षय से सुरक्षित भी करती हैं। अब जितने दूर तक जड़ें हैं, इसके बीच में आने वाली चट्टानें अपक्षय जैसी प्रक्रियाओं से सुरक्षित हो जाती हैं। इस तरह से वनस्पतियां एक तरफ अपक्षय को बढ़ावा देती हैं तो दूसरे तरफ अपक्षय से चट्टानों को सुरक्षित भी करती हैं। दूसरा, एनिमल, तमाम तरह के जीव जंतु इस धरातल में मिलते हैं, चट्टानों के बीच रहते हैं, उनके द्वारा भी अपक्षय की प्रक्रिया को प्रभावित किया जाता है, उसमें बढ़ावा दिया जाता है। और अब जैसे एक एग्जाम्पल दें, आपको समझ में आ जाएगा। केचुआ, केचुआ को आप जानते हैं कि किसानों का मित्र कहा जाता है, फ्रेंड ऑफ फार्मर्स। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक केचुआ औसतन एक वर्ष में लगभग 25 टन मिट्टी नीचे से ऊपर जो है स्थानांतरित कर देता है। अब आप इसी से अंदाजा लगाइए कि इन जीव जंतुओं का
चट्टानों के अपक्षय में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और जीव जंतुओं में ही मानव द्वारा किया गया हर एक कार्य, कुछ भी वो कार्य करता है, चाहे वो खनन हो, पत्थरों को तोड़ना हो, सड़क बनाना हो, कुछ भी काम करे अपक्षय को बढ़ावा ही मिलता है। तो मानवीय कार्यों ने खास करके वर्तमान आधुनिक मानव द्वारा किए गए अपने विकास के लिए तमाम कार्यों ने अपक्षय की तीव्रता को बढ़ा दी है। तो इस तरह से जैविक फैक्टर भी एक प्रभावी फैक्टर है आपके अपक्षय को प्रभावित करने के लिए। एंड लास्ट, टाइम फैक्टर्स, अवधि, समय। कोई भी भौगोलिक प्रक्रिया जितने अधिक समय तक क्रियाशील रहेगी उसका प्रभाव उतना ही व्यापक और गहन रूप में दिखाई देता है। इसलिए टाइम, अवधि भी एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में इंगित किया जा सकता है। इस तरह से आपने देखा, चाहे वो जियोलॉजिकल फैक्टर्स हों, चाहे टोपोग्राफिकल फैक्टर्स हों, चाहे आपका क्लाइमेटिक फैक्टर्स हों या बायोटिक फैक्टर्स हों, सभी अपक्षय की दर, स्वरूप एवं तीव्रता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। अब हम लोग अपक्षय के कितने प्रकार होते हैं इसको पढ़ेंगे। दो शब्द पहले ही मैंने आपको बताया था, डिसइंटीग्रेशन एंड डीकम्पोजिशन। अगर भौतिक साधन में क्या है भाई, तो तापमान है, दबाव है। तो इस तरह से अगर भौतिक साधनों के द्वारा चट्टानों का अपक्षय होता है, चट्टानें टूटती हैं, तो उस टूटने की प्रक्रिया को फिजिकल वेदरिंग, भौतिक अपक्षय कहते हैं। अब इसमें आप जो है देख रहे हैं कि ये चार प्रक्रियाएं ऐसी हैं जो फिजिकल वेदरिंग के रूप में घटित होती हैं प्रमुख रूप से। अब इसमें पहला है आइस वेजिंग। आइस वेजिंग का मतलब होता है कि जल के जमाव से चट्टानों का टूटना। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भाई जल के जमाव से कैसे चट्टानें टूट जाएंगी। अब आप कल्पना कीजिए, अभी थोड़े देर पहले मैंने चर्चा किया था कि उष्ण मरुस्थलों में दैनिक तापांतर अधिक मिलता है। तो जब दैनिक तापांतर अधिक मिलता है तो उसका कुछ न कुछ तो प्रभाव दिखाई देगा। तो प्रभाव क्या दिखाई देगा भाई, तो रात में टेम्परेचर कभी कभी इतना कम हो जाता है कि ओस गिरने लगती हैं। ओस गिरने लगी, चट्टानों के जो रिक्त स्थान हैं, तमाम जो चट्टानों में गैप्स मौजूद हैं, उन चट्टानों में गैप्स मौजूद होने से ओस की बूंदें उन गैप्स में भर जाती हैं और न्यूनतम तापमान होने के बाद वहीं ओस की बूंदें उन खाली या रिक्त चट्टानों के बीच मौजूद रिक्त स्थानों में जम जाती हैं और जमने के बाद उनके आयतन में विस्तार होता है, जिससे चट्टानों में तनाव उत्पन्न होने लगता है और धीरे धीरे चट्टानों में क्रैक्स हो जाते हैं और चट्टानें टूटने लगती हैं। इसी प्रक्रिया को आइस वेजिंग कहा जाता है। समझ में आ गया होगा। एक बार और बता दें, मरुस्थलों में
रात के समय जब ओस की बूंदें गिरती हैं तो चट्टानों में मौजूद रिक्त स्थानों में तापमान के कम होने के कारण वो जम जाती हैं, जिससे उनके आयतन में विस्तार होता है और चट्टानों में तनाव उत्पन्न होने लगता है, जिससे चट्टानों में क्रैक्स हो जाते हैं, चटकने पैदा हो जाती हैं और धीरे धीरे करके चट्टानें टूटने लगती हैं। ये हो गया आपका आइस वेजिंग। दूसरा सीटिंग, दबाव मुक्ति के द्वारा, प्रेशर रिलीज के द्वारा अगर चट्टानें टूटती हैं तो उस प्रक्रिया को सीटिंग कहा जाता है। अब जैसे ए चट्टान, ए बी सी चट्टानों की व्यवस्था इस तरह से है। अब ए लेयर जो है धीरे धीरे किसी कारण से अपर्दित हो गई, यानी कटाव कर लिया गया, या अपक्षयित हो गई, या बृहद क्षरण के द्वारा यहां से इसका स्थानांतरण हो गया। तो जो सी लेयर पर ऊपर से ए और बी दोनों लेयर्स का दबाव था, अब तो एक लेयर का दबाव कम हो गया। अब इससे क्या होगा कि सी लेयर पर जितना दबाव पहले था अब उस दबाव में कमी आई है, जिससे चट्टानों के आयतन में विस्तार होने लगता है और जो चट्टानों के पार्टिकल्स हैं, कण हैं, वो धीरे धीरे ढीला होकर टूटने लगते हैं। कुछ दिन बाद आपकी बी लेयर भी अपर्दित हो गई या अपक्षयित हो गई या बृहद क्षरण द्वारा इसका स्थानांतरण हो गया। अब केवल सी लेयर बची। अब सी लेयर में के ऊपर से एकदम दबाव हट जाने से इसमें एक्सपेंशन हो गया, इसका फैलाव हो गया। अब इसके जो कण हैं और तेजी से ढीले हो जाएंगे और अपक्षयित होती रहती हैं। तो इस तरह से दबाव के हटने से चट्टानों में जो टूटने फूटने की क्रिया होती है उसी को सीटिंग कहा जाता है। जैसे आप खनन करते हैं, मान लीजिए जहां आप हैं उसी के 1 स्क्वायर किलोमीटर में कोयला मिला, कोयले का खनन हुआ। अब जैसे जैसे खनन आप करते जाएंगे नीचे की चट्टानों पर से दबाव मुक्ति होती जाएगी, दबाव कम होता जाएगा, नीचे की चट्टानें एक्सपैंड करती जाएंगी, विस्तार उनमें होगा और धीरे धीरे जो है वो ढीली होकर टूटती चली जाती हैं। तो इस तरह से सीटिंग, दबाव कम होने से चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया है। थर्ड है किस रूप में फिजिकल वेदरिंग होता है भाई, तो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ रॉक्स, इसकी चर्चा हम कर ही चुके हैं कि मरुस्थलों में आप थोड़ा सा काल्पनिक दृष्टि डेवलप करिएगा। आप सोचिए मरुस्थलों में दिन में तीव्र तापमान हुआ, रात में कम तापमान हुआ। तो दिन में जब अधिक तापमान होगा तो चट्टानों में विस्तार होता है, चट्टानों में एक्सपेंशन होता है। इसके विपरीत रात में जब कम तापमान होता है तो चट्टानों में कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो इस एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन की क्रिया की पुनरावृत्ति से इन मरुस्थलीय भागों में चट्टानें टूटती रहती हैं। फोर्थ, एक्सफोलिएशन, इसी से जुड़ी हुई प्रक्रिया ये भी है। अभी हम लोग चर्चा ही किए कि दिन में अधिक तापमान, रात में कम तापमान। अब दिन में अधिक तापमान से चट्टानों में विस्तार, चट्टानों में फैलाव, चट्टानों का एक्सपेंशन, जबकि रात में कम तापमान के कारण चट्टानों में संकुचन, चट्टानों का कॉन्ट्रैक्शन, जिससे चट्टानें
परत दर परत, जैसे प्याज का छिलका परत दर परत निकलता चला जाता है, तो इस तापमान वेरिएशन के कारण, तापमान में अंतर के कारण, तापांतर के कारण मरुस्थलीय भागों में प्याज के छिलके के समान चट्टानों की परतें अलग होती चली जाती हैं। उसी प्रक्रिया को एक्सफोलिएशन कहते हैं। हिंदी में इसे अपदलन कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा, इवन पीसीएस में भी आया है कि हूबहू यही सेंटेंस पूछा है कि प्याज के छिलके के समान होने वाले अपक्षय को कहते हैं। आज से हमको नहीं लग रहा है कि आप कभी भूलेंगे। तो ये फिजिकल वेदरिंग 4 रूपों में घटित होती है। आइस वेजिंग के रूप में, यानी जल के जमने से चट्टानों का टूटना, सीटिंग, दबाव के हटने से चट्टानों का टूटना, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ रॉक्स, तापमान में अंतर के कारण, चट्टानों के क्षेत्रफल या आयतन में अंतर के कारण, और चट्टानों के परतों के रूप में अपक्षयित होने के कारण एक्सफोलिएशन। तो ये 4 रूपों में फिजिकल वेदरिंग, भौतिक अपक्षय, या इसका एक और नाम है एआंतरिक अपक्षय, मैकेनिकल वेदरिंग घटित होती है। दूसरा जो इसका प्रकार है वेदरिंग का, वो है केमिकल वेदरिंग, रासायनिक अपक्षय। सेकेंड, केमिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग में फर्स्ट ऑक्सीडेशन, सेकेंड कार्बोनेशन, थर्ड हाइड्रेशन, एंड फोर्थ डिसिलिकेशन। रासायनिक अपक्षय, जब चट्टानें रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा टूटती हैं, उसी को रासायनिक अपक्षय कहा जाता है। ये रासायनिक अपक्षय 4 रूपों में घटित होता है। जैसा कि आपको मालूम है कि इस वायुमंडल के निचले स्तर, जिसे आप ट्रोपोस्फियर कहते हैं, परिवर्तन मंडल कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं, तमाम नाम है, जब पढ़ेंगे तो चर्चा होगी। तो इस ट्रोपोस्फियर में ही, इस वायुमंडल में मौजूद, चाहे वो ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, जलवाष्प हो, उसकी अधिकांश मात्रा इसी ट्रोपोस्फियर अर्थात परिवर्तन मंडल में मिलती है। जब तक इनका संपर्क जल से नहीं हुआ रहता है, अर्थात जब तक ये सभी गैसें शुष्क रूप में रहती हैं, तो ये क्रियाहीन रहती हैं, किसी भी तरह की अभिक्रिया नहीं कर पाती। लेकिन जैसे ही इनकी संपर्क नमी से अर्थात जल से होता है, तो एक महत्वपूर्ण घोलक के रूप में ये कार्य करने लगती हैं। अब इसमें फर्स्ट है ऑक्सीडेशन। आप जानते हैं कि चट्टानों का जो निर्माण होता है वो विभिन्न खनिजों के मिलने से होता है। तो जब वायु की ऑक्सीजन का संपर्क जल से होता है और उस ऑक्सीजन का संयोग चट्टानों में मौजूद
खनिजों से होता है तो उसमें विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड बन जाते हैं। चट्टानों में मौजूद खनिजों में से ही ऑक्साइड बन जाते हैं और ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो जल में घुलनशील होता है। तो जल में घुलनशील होने के कारण जल के साथ बहकर निकल जाता है, जिससे चट्टानें ढीली हो जाती हैं और धीरे धीरे टूट जाती हैं। इसी प्रक्रिया को ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण कहा जाता है। यह प्रक्रिया वैसे चट्टानों पर तेजी से घटित होती है जिन चट्टानों का निर्माण में लोहा जैसे खनिजों की प्रधानता होती है। ऑक्सीकरण के कारण ही लाल मिट्टियों का निर्माण होता है। मिट्टी के निर्माण में आप जान रहे हैं कि सबसे मूलभूत और महत्वपूर्ण जो प्रक्रिया है अपक्षय ही होता है। तो लाल मिट्टियों का निर्माण रासायनिक अपक्षय के ऑक्सीडेशन प्रक्रिया में अधिक होता है। एक क्वेश्चन पूछता रहता है कि मिट्टियों का रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि उसमें लौह ऑक्साइड की प्रधानता होती है। दूसरा है कार्बोनेशन। जब कार्बन डाइऑक्साइड का जल से संपर्क होता है तो विभिन्न तरह के कार्बोनेट बन जाते हैं और उन खनिजों में मौजूद कार्बोनेट ये भी प्रकृति के अनुसार घुलनशील होते हैं और घुलकर चट्टानों से अलग हो जाते हैं, जिससे चट्टानें ढीली होकर टूट जाती हैं। जैसे चूना पत्थर है, लाइमस्टोन, जब उससे जल से संपर्क होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहे तो वो चूना पत्थर लाइमस्टोन कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बदल जाता है, जो कि घुलनशील होता है और घुलकर जल के साथ चट्टानों से अलग हो जाता है, जिसके कारण चट्टानें ढीली हो जाती हैं और धीरे धीरे करके टूटती चली जाती हैं। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का खनिजों से संयोग और ऑक्साइड का बनना तथा ऑक्साइड का घुलकर चट्टानों से अलग होना, कार्बोनेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का खनिजों से संयोग, कार्बोनेट का बनना, खनिजों से घुलकर अलग हो जाना और चट्टानों का ढीला होकर टूट जाना। तीसरा है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन जल योजन कहा जाता है हिंदी में। जब चट्टानों का प्रत्यक्ष रूप से जल से संपर्क होता है तो चट्टानें जल को अवशोषित कर लेती हैं, जल को सोख लेती हैं, जिससे चट्टानों के आयतन में वृद्धि होने लगता है। कभी कभी आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि कभी कभी इन चट्टानों के आयतन में 88%, 88% से भी अधिक वृद्धि हो जाती है, जिससे चट्टानों का संघटन कमजोर हो जाता है और चट्टानें धीरे धीरे टूटने लगती हैं। इस प्रक्रिया को जल से संपर्क में आने पर चट्टानों का जल को अवशोषित करना, चट्टानों के आयतन में विस्तार होना और चट्टानों का टूटना, ये हाइड्रेशन की प्रक्रिया होता है, जल योजन की प्रक्रिया होती है। एंड फोर्थ, डिसिलिकेशन यानी सिलिका पृथकीकरण। आप पहले से भी जानते होंगे कि कुछ चट्टानें, विशेष रूप से आग्नेय चट्टानों में भी अम्लीय आग्नेय चट्टानें, एसिडिक इग्नियस रॉक्स ऐसी होती हैं जिसमें 65 से 85%, 65 to 85% सिलिका की मात्रा होती है। जैसे ग्रेनाइट, ऑब्सीडियन, ये सब ऐसी आग्नेय चट्टानें हैं
जिसके निर्माण में 65 to 85% सिलिका का योगदान होता है। अब जल द्वारा जब संयोग होता है सिलिका का, तो धीरे धीरे जल के साथ वो चट्टानों से बाहर निकल जाता है और उस सिलिका के चट्टानों से बाहर निकलने के कारण चट्टानें ढीली हो जाती हैं और ढीली होकर टूट जाती हैं। इस टूटने की प्रक्रिया को डिसिलिकेशन यानी सिलिका का पृथकीकरण, सिलिका का अलग होना कहा जाता है। तो आपने देखा कि केमिकल वेदरिंग अर्थात डीकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स 4 रूपों में घटित होता है। ऑक्सीडेशन प्रक्रिया द्वारा, कार्बोनेशन प्रक्रिया द्वारा, हाइड्रेशन प्रक्रिया द्वारा एंड डिसिलिकेशन प्रक्रिया द्वारा। अब थर्ड जो वेदरिंग का प्रकार है वो है थर्ड बायोलॉजिकल वेदरिंग। जैविक अपक्षय। जैविक अपक्षय आपको मालूम ही है, जब मैं फैक्टर्स अभी बताया तो उसमें बायोटिक फैक्टर्स की भी हम लोगों ने चर्चा की थी। बायोलॉजिकल वेदरिंग 2 तरह की होती है, एक वनस्पतियों द्वारा किया गया अपक्षय और दूसरा जीव जंतुओं द्वारा किया गया अपक्षय। इसकी चर्चा हम लोग कारक वाले में ही किए थे। अब इसमें बायोलॉजिकल वेदरिंग में वनस्पतियों की जड़ें विभिन्न रूपों में चट्टानों में इंटर करती हैं। अब इंटर करने के साथ ही अपक्षय में उनका योगदान प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि उनकी जड़ों के इंटर होने से चट्टानें ढीली होती चली जाती हैं, चट्टानें टूटती चली जाती हैं। वहीं दूसरी ओर उन जड़ों में तमाम तरह के बैक्टीरिया, तमाम तरह के जीवाणु, तमाम तरह के छोटे छोटे जीव रहते हैं, वो भी चट्टानों को ढीला करते रहते हैं। उनसे तमाम तरह के एसिड भी निकलते रहते हैं, जो उससे भी चट्टानें ढीली होकर टूटती चली जाती हैं। तो एक तरफ वनस्पतियों द्वारा अपक्षय में योगदान, अपक्षय को बढ़ावा, और दूसरे तरफ उसको सुरक्षित भी करती हैं। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था। दूसरा है जीव जंतुओं द्वारा होने वाला अपक्षय। तमाम तरह के जीव जमीन में रहते ही हैं, चट्टानों में रहते हैं, वो भी अपना आवास, हैबिटेट का भी निर्माण करते हैं उन्हीं चट्टानों के बीच, मिट्टियों के बीच। अब उसी में उनके द्वारा अपक्षय को बढ़ावा दिया जाता है। साथ ही साथ इसको थोड़ा सा अलग कर लिया जाए, मानव द्वारा भी अपक्षय को बृहद स्तर पर अब प्रभावित किया जाने लगा है। मानव अपक्षय की तीव्रता को बढ़ाने वाला अब एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में कार्य करने लगा है। मानव के द्वारा अपने विकास के लिए किए गए हर एक कार्य इस अपक्षय को बढ़ावा देने वाला ही है। अगर ऐसा कहा जाए तो हमको नहीं लग रहा है कि असत्य होगा। अब रोड निर्माण हो रहा है, रोड निर्माण हो रहा है तो रोड पर पत्थर चाहिए। पत्थर कहाँ से आ रहा है? पर्वतों से आ रहा है। पर्वतों को तोड़ा जा रहा है, वहां तोड़ रहे हैं, वहां भी आपने अपक्षय को बढ़ावा दिया। वहां पर जो जिन चट्टानों से उस पत्थर को तोड़ा आपने, आसपास की चट्टानें ढीली हो गई, अपक्षय की दर बढ़ गई। दूसरी ओर जहां से पत्थर आपने तोड़ा उसके नीचे की जो चट्टानें थीं उन पर से दबाव मुक्ति हो गई, दबाव कम हुआ, वहां भी टूटने फूटने की क्रिया तीव्रता से घटित होने लगी। तो एक तरफ तो जहां एक काम का एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं,
केवल रोड बनाने का। अब वहां जहां से आपने पत्थर तोड़ा, चट्टानों को तोड़ा, तो वहां तो आपने अपक्षय को बढ़ाया ही बढ़ाया। यहां जहां आप रोड बना रहे हैं, पहले चट्टानों को खोदे, आप परतदार चट्टानों को खोद डाला आपने। खोदने के बाद आसपास की चट्टानें ढीली हो गई, अपक्षय की गति बढ़ गई। उसके बाद दूसरे तरफ अगर पर्यावरणीय दृष्टि से देखा जाए तो पूरा इकोसिस्टम ही आपने सत्यानाश कर दिया। तो यहां भी अपक्षय को आपने बढ़ाया, वहां भी जहां से चट्टान तोड़ के लाए भी वहां से भी अपक्षय आपने बढ़ाया। तो यही कहने का मतलब है कि मानव जो भी कार्य कर रहा है उसके कार्यों से जो ये सब बाह्य प्रक्रियाएं या कह दिया जाए प्राकृतिक प्रक्रियाएं अपने प्राकृतिक दर से घटित होती थीं, लेकिन मानव के अपने विकास के लिए पर्यावरण को नजरअंदाज करते हुए अंधाधुंध जो कार्य किया जा रहा है, उन कार्यों से इन सभी प्रक्रियाओं में वृद्धि होती चली जा रही है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इनकी तीव्रता मानवीय कार्यों से और बढ़ती चली जाएगी। अब जैसे भूकंप आना चाहिए 3 का नेचुरली वो आ रहा है, लेकिन मानव के ही इस तरह के कार्यों से खनन कर लिया, चट्टानों के पूरे बेड्स को ही समाप्त कर दिया। तो उससे जहां 3 का आना चाहिए था भूकंप, वो 3.5 का आ जा रहा है। तो जो 0.5 है उसमें महत्वपूर्ण रूप से एक निर्धारक कारक के रूप में, एक सहयोगी कारक के रूप में मानव की भूमिका महत्वपूर्ण होती चली जा रही है। तो इस तरह से आज आपने बाह्य प्रक्रियाओं में से 5 में से एक हम लोगों ने पढ़ा, अपक्षय। अपक्षय क्या है, उसको प्रभावित करने वाले कारक, उसके कितने प्रकार हैं। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग मास वेस्टिंग, बृहद क्षरण का गहन अध्ययन करेंगे। आप अपक्षय को अच्छे से समझ लें, यही प्रयास था। फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।